हेलो एवरीवन, टाइटल देखकर आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि पेपर 3 से जुड़ा रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लेकिन खबर देखें इससे पहले आप सभी को रंगों के पावन त्योहार होली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। अब होली है तो दृष्टि के स्टूडेंट्स के लिए कोई खास गिफ्ट जरूर होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल है। और वो खास गिफ्ट ये है कि सभी ऑनलाइन और पेन ड्राइव कोर्सेज पर आपको विशेष छूट मिलेगी। कब मिलेगी? लेकिन ये 24 से 30 मार्च तक ये छूट अवेलेबल है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से यहाँ दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। नंबर है 8750187501। एक और नंबर दिया गया है 9319290700। इन नंबर्स पर कॉल करके इससे रिलेटेड सारी जानकारी आप ले सकते हैं। इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आतिफा काजी। चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ और जानते हैं कि जो ये टॉपिक है ये क्यों हमने लिया है। तो दरअसल हाल ही में पीएचडी यानी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका एक वेबिनार आयोजित किया गया था। पीएचडी 1905 में स्थापित की गई थी और ये एक स्ट्रॉन्ग नेशनल और इंटरनेशनल लिंकेज के साथ ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाली एक सक्रिय नेशनल एपिक्स चैम्बर है। तो इसका एक वेबिनार आयोजित किया गया जिसमें ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सचिव एस.के. गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरीके से अब दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर जो 5G एरा यानी जो 5G सर्विसेज का जो युग शुरू हो रहा है, उसमें भारत एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अब भारत किस तरीके से निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है? सबसे पहला तो ये कि ट्राई आखिर कौन है, क्या है, और भारत जो 5G सर्विसेज हैं वो क्या है जिसकी यहाँ बात हो रही है, और भारत किस तरीके से निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है, क्या कर रहा है इसके लिए भारत, और इस सबसे रिलेटेड भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं। जो भारत का टेलीकॉम सेक्टर है, जो टेलीकॉम है, उसको लेकर भारत में क्या चैलेंजेस हैं और उनको दूर करने के लिए किस तरीके के समाधान हो सकते हैं। और फिर उसी को देखते हुए, जो हमारा टॉपिक है, इसी को देखते हुए हमने मेंस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक प्रश्न तैयार किया है जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं ट्राई, जिसका पूरा नाम क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम आमतौर पे ट्राई कहते हैं शॉर्ट में, ट्राई। तो इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। ट्राई अधिनियम 1997 के तहत इसे बनाया गया था। अब अधिनियम के तहत बना था इसीलिए ये एक सांविधिक निकाय है। इसको कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया। क्या? कि ये जो देश में दूरसंचार सेवाएं हैं, ना सिर्फ उनको विनियमित करता है बल्कि उनके टैरिफ को भी विनियमित करने का काम करता है। इसके अलावा ये और क्या करता है? जो देश में दूरसंचार सेवाएं हैं, जो देश में दूरसंचार सर्विसेज हैं, उनके लिए, उनके विकास के लिए किस तरीके की परिस्थितियां, अनुकूल जो परिस्थितियां हैं, उनको किस तरीके से सृजित किया जाए, उसमें भी ये काम करता है। और इसके अलावा ये एक उचित और पारदर्शी नीति या जो वातावरण है, नीतियां किस तरीके से और जो वातावरण है वो प्रदान किया जाए, और साथ ही एक समुचित प्रतिस्पर्धा, जो बाजार में प्रतिस्पर्धा है उसको किस तरीके से आसान बनाया जाए, सुकर बनाया जाए, उसके लिए ये काम करता है। तो ये बात हुई ट्राई की। अब हम देखते हैं 5G सर्विसेज, जिनकी यहाँ बात हो रही है कि ये 5G सर्विसेज आखिर है क्या। तो सबसे पहला 5वीं पीढ़ी की ये सेलुलर तकनीक है। 5वीं पीढ़ी यानी फर्स्ट जी, सेकेंड जी, थर्ड जी और 4G। अभी 4G चल रही थी सर्विस, अब आ गई है 5G। तो ये 4G से और भी ज्यादा बेहतर तकनीक है। किस तरीके से? इसमें जो नेटवर्क है ये एक ऐसा नेटवर्क है जो मशीनों, वस्तुओं और उपकरणों को के साथ साथ जो लगभग सभी तरह की इस तरह की जो चीजें हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इसी का एक उदाहरण है। और ये इसमें क्या है? हाई स्पीड मल्टी जीबीपीएस यानी गीगाबाइट पर सेकेंड, मल्टी जीबीपीएस पीक डेटा स्पीड इसमें मिलेगी। अल्ट्रा लो लेटेंसी मिलेगी इसके अंदर। लेटेंसी का मतलब है, ये एक नेटवर्किंग शब्द है और इसका मतलब है कि जो नेटवर्क है उसे एक नोड से दूसरे नोड तक, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए जो समय लगता है, दूरी जो उसकी लगती है, देर जो लगती है, समयांतराल जो होता है, उसको हम लेटेंसी कहते हैं। तो इसमें वो लेटेंसी भी कम होगी, यानी कम समय में तेजी के साथ ये काम करेगा। और
इसके साथ साथ तेज व अधिक विश्वसनीय, जो मैंने अभी बात की, ये बहुत तेजी के साथ काम करेगा और ज्यादा विश्वसनीय जो सूचना सेवा है वो ये सर्विस प्रदान करने में सक्षम होगी। लेटेंसी की हमने बात की, नेटवर्किंग से संबंधित एक वर्ड है और क्या काम करता है इसकी मैंने बात की। अब हम बात करते हैं भारत में दूरसंचार क्षेत्र की। तो जो ट्राई सचिव है उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 1.2 बिलियन टेलीफोन उपभोक्ता है। वर्तमान की बात करें तो करीब इतने टेलीफोन उपभोक्ता हैं। इसके अलावा 1 बिलियन आधार के डिजिटल आईडी धारक है, यानी आधार को जो डिजिटली धारक है उसके आधार के, तो वो 1 बिलियन के करीब है। और इसके अलावा 800 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर है। इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या 800 मिलियन है देश में वर्तमान में बात करें तो। और इसके साथ साथ जो पर पर्सन पर हेड पर मंथ जो डेटा की स्पीड है वो 11 GB से भी ज्यादा हो गई है, ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति प्रति माह जो उपभोक्ता है तो उसकी 11 GB से भी ज्यादा डेटा की खपत में बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक निर्माताओं के लिए एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करने में सक्षम है, क्योंकि जिस तरीके से हमने बात की तो अभी हम देख रहे थे कि जैसे कोरोना का काल चल रहा था, महामारी का जो पूरा साल महामारी की भेंट चढ़ गया, तो उसमें क्या था कि सभी एक्टिविटीज ठप पड़ गई थी, बाहर आना जाना सब तरीके से सब कुछ बंद था। तो उसमें क्या था, लोगों ने तेजी के साथ तकनीकी को अपनाया। तो इस महामारी के दौरान जो टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में तेजी आई, तो उससे क्या है, जो टेलीकॉम है वो और वेरियस सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उभर कर सामने आया है। और इसके अलावा जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से जिस तरीके से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है, तो उससे भी कहा जा सकता है कि देश में जो दूरसंचार विकास का जो क्षेत्र है उसमें नए अवसर पैदा हो रहे हैं, नए अवसर सामने निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा देश सॉफ्टवेयर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में मजबूती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो जैसे हम पूरे साल हमने देखा जिस तेजी के साथ डिजिटलीकरण हो रहा है देश में, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है, तो उसको देखते हुए ये बात कही कि जो भारत है वो एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है 5G सेवाओं को लेकर। स्कीम्स की बात करें तो सबसे पहला प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना यानी PLI योजना। इसमें क्या है, देश के जो निर्माता हैं उनको वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और साथ साथ निवेश को आकर्षित करना, क्योंकि जब निवेश आकर्षित होगा तो उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर बात है रोजगार भी पैदा होंगे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेंगे लोगों को। इसमें जो उत्पादन के आधार पर इंसेंटिव दिया जाता है, यानी कि किस तरीके से, किस सही तरीके से, सुनियोजित तरीके से कैसे उत्पादन किया जाता है, किस तरीके से बिक्री की जाती है, तो उसके आधार पर ये इंसेंटिव प्रदान किया जाता है। जैसे कि जो इसमें चुने गए क्षेत्र जैसे फार्मास्यूटिकल दवाएं या ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल वगैरह, इन सबको इसमें चुना गया और इसके तहत इनको वित्त पोषित किया जाता है, इंसेंटिव्स के जरिए इंसेंटिवाइज किया जाता है इनको उत्पादन के आधार पर। अब क्या है, 1 अप्रैल से इसमें दूरसंचार उत्पादों को भी लागू के लिए भी इसे लागू कर दिया गया है, यानी कि जो 1 अप्रैल है उससे ये जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए भी ये लागू हो जाएगा। और इसका क्या उद्देश्य है कि जो टेलीकॉम और नेटवर्क उपकरण हैं उनमें स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देना। जैसे मैंने बात की कि जो स्थानीय निर्माता हैं उन सबको वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और साथ साथ निवेश को आकर्षित करना। ये 5 वर्ष के लिए लागू होगी टेलीकॉम क्षेत्र में। 5 वर्ष के लिए इसमें जो फंड दिया गया है वो कितना दिया गया है, 12,195 करोड़ रुपए 5 वर्ष के लिए इसको आवंटित किए गए हैं। टेलीकॉम सेक्टर की बात है। इसके अलावा है एक भारत नेट योजना। इसकी बात करें तो ये विश्व में सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क योजना है। ब्रॉडबैंड को अगर हम आसान भाषा में समझें तो हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस ब्रॉडबैंड को समझे तो ये ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क परियोजना है। इसके जरिए सबसे पहले तो ये कि मेक इन इंडिया के तहत ये कार्यान्वित की जाती है और इसका उद्देश्य क्या है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके जरिए गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन उनको उपलब्ध कराया जाए और इसके तहत 6 लाख गांवों को इस
स्कीम के जरिए जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ साथ जो संचरण सुविधा है वो बिना किसी नेटवर्क बाधा के उपलब्ध भी कराई जा रही है इन गांवों को जहां जहां ये लेके जाई जा रही है। इसके अलावा जो सभी सर्विसेज हैं वो सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हो, साथ साथ बेहतर मानक के साथ प्रदान की जाए, कि यही नहीं कि सभी लोगों को ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज गांव तक पहुंचाया जाए, बल्कि सस्ती दरों पर भी उपलब्ध हो और बेहतर मानक के साथ प्रदान की जाए। ये इसकी बात इसमें की गई है भारत नेट योजना की। इसके अलावा 2018 में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति भी लाई गई। को क्यों लेकर आया गया कि जो भारत है उसको डिजिटल रूप से, यानी कि भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था और एक ऐसा समाज बनाना जो डिजिटल रूप से सशक्त हो, इस तरीके की भारत को अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य भी है कि सभी के लिए ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध हो, सभी लोगों को ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध हो। ब्रॉडबैंड क्या है मैंने बताया। साथ साथ डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना। यहाँ ये जो टर्म है डिजिटल संप्रभुता, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो देश के लोग हैं सभी लोगों के लिए कि जो डेटा प्राइवेसी है या डिजिटल प्राइवेसी है या डिजिटल ज़रूरतें हैं, इससे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, उन सभी के लिए जो सरकार नीतियां बनाए, जो भी पॉलिसीज लेकर आए, वो किसी भी प्रकार से बाहरी रूप से प्रभावित ना हो। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे तो जैसे कोई कंपनी आई है बाहर से, इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में, तो हम अपनी जो पॉलिसीज बनाए, जो सरकार पॉलिसीज बनाए, तो वो उनके अकॉर्डिंग अगर बनाएगी तो हम डिजिटल संप्रभु यानी कि डिजिटल सॉवरेन नहीं कहलाएंगे। तो अगर हमारी पॉलिसीज हमारे लोगों के अकॉर्डिंग, जो देश के लोग हैं उनके हिसाब से बने, दूसरे किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त हो पूरी तरह, तो वही होता है डिजिटल संप्रभुता। तो इसको सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। डिजिटल संप्रभुता आपको समझाया मैंने। इसके अलावा वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के योगदान को बढ़ाना, यानी कि जो वैश्विक स्तर पर जो योगदान है डिजिटलाइजेशन में, तो उसमें दूरसंचार में, तो उसमें भारत का जो योगदान है उसको और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ाना और एक अलग ऊंचे लेवल पर उसको लेके जाना, ये इस नीति का उद्देश्य है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी कि क्या योजना परियोजनाएं हैं, क्या उसमें क्या नीति वगैरह है, क्या नीति लेकर है सरकार। अब लेकिन क्या चैलेंजेस हैं, हमने इसकी बात की थी कि चैलेंजेस भी हैं कुछ सामने। तो सबसे पहला तो जो दूरसंचार उपकरण है यानी टेलीकॉम जो इक्विपमेंट्स है, उनके आयात पर भारी निर्भरता चिंता का विषय है। कि जिस तरीके से अभी हम जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं उनके आयात पर, उनके इंपोर्ट पर हम जिस तरीके से निर्भर हैं, तो वो भी एक चिंता का विषय है। अगर बात करें इंपोर्ट की, तो हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इस मामले में आयात किया जाता है, जो अपने आप में एक चिंता को जताता है। इसके अलावा है अधिक स्पेक्ट्रम मूल्य, स्पेक्ट्रम नीलामी मूल्य। तो स्पेक्ट्रम का मतलब यहाँ पर हुआ कि जो उपकरण है उनको एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने के लिए सिग्नल्स की जरूरत होती है, और इन सिग्नल्स को एयर वेव्स के जरिए आगे बढ़ाया जाता है, और इन्हीं को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। और इनकी एक लिमिटेड पीरियड के लिए नीलामी की जाती है, यानी कि इनको बेचा जाता है लिमिटेड पीरियड के लिए। तो उसका जो मूल्य है, तो वही स्पेक्ट्रम नीलामी की बात हो रही है, तो उसका जो ज्यादा प्राइस है, ज्यादा मूल्य है, वो एक चुनौती है। इसके अलावा जो भारतीय उद्योग है 5G सर्विसेज के अकॉर्डिंग उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे, जो अपने आप में एक चुनौती है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भारी निवेश की जरूरत पड़ेगी, यानी अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। और जिस तरीके से जो इंटरनेट सर्विसेज है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, वो अभी जिस तरीके से महंगी है, उनका जो शुल्क लिया जाता है, तो वो जितना ज्यादा है उसकी वजह से जो उपभोक्ता है उन पर भी वित्तीय बोझ बढ़ता है। तो ये सभी अपने आप में कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी विद्यमान है। लेकिन अब इन सबको दूर करने के लिए कुछ समाधान भी हो सकते हैं। तो वो समाधान क्या हो सकते हैं, उसे जानने से पहले आप आज का प्रश्न देखिए पहले, फिर हम आगे समाधान पर बात करेंगे। तो प्रश्न है, भारत वर्तमान में पूर्ण रूपेण डिजिटल संप्रभु नहीं है, टिप्पणी कीजिए। मैंने आपको अभी डिजिटल संप्रभुता के बारे में बताया था कि डिजिटल संप्रभुता अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो उसी को लेकर ये प्रश्न है। तो
मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिजिटल संप्रभुता आखिर है क्या। तो उसी को देखते हुए, उसी के मद्देनज़र और बाकी हमने जिन जिन आयामों पर बात की है, उसके मद्देनज़र आप इस क्वेश्चन के आंसर को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो राइटिंग में मदद करेगा तो पूरा। तो अब बात करते हैं हम समाधान की, कि समाधान क्या हो सकते हैं। चैलेंजेस की तो हमने बात की। तो सबसे पहला जो स्वदेशी उत्पादन है, उस पर योजनाबद्ध और केंद्रित दृष्टिकोण की बहुत ज़रूरत है। यानी कि जो जो स्वदेशी उत्पादन किस तरीके से किया जा रहा है, कैसे किया जाना चाहिए, जो लक्ष्य हैं उनके अनुरूप किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसको देखते हुए बहुत योजनाबद्ध तरीके से और केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ-साथ जो विनियामक ढांचा है, उसमें आवश्यक बदलाव की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि जो भारतीय उद्योग है 5G सर्विसेज के लिए, उन्हें उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना उनके सामने एक चुनौती है, क्योंकि उसके लिए अतिरिक्त पूंजी की ज़रूरत होगी और निवेश ज़्यादा से ज़्यादा चाहिएगा। तो उसमें भी इसके अलावा जो विनियामक जो ढांचा है, विनियामक ढांचे की हम बात कर रहे थे, जो रेगुलेटरी जो सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी उसके अकॉर्डिंग तरीके से बदलने की ज़रूरत है। उसमें उसके अकॉर्डिंग कुछ बदलाव, जो आवश्यक बदलाव है, वो लाने की ज़रूरत है, ताकि उसको और तेज़ी के साथ बढ़ाया जा सके। साथ-साथ जो हम बात कर रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसके लिए निवेश की ज़रूरत है, तो निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए, इस तरीके की नीति हो। और साथ-साथ जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई है, सीसीआई क्या करता है, जो देश में जो सुचारू प्रतिस्पर्धा है, जो बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है, उसको सुचारू रूप से बढ़ावा देने के लिए काम करता है। सीसीआई और ट्राई के बीच सही तरीके से बेहतर तालमेल होना चाहिए। हम ट्राई को जान चुके, ट्राई क्या है, तो ट्राई और सीसीआई के बीच सही तरीके से तालमेल हो, ये भी बहुत ज़रूरी है, ताकि दोनों सही तरीके से बाजार की प्रतिस्पर्धा को भी और विनियामक जो ढांचा है, वो भी सही तरीके से आपस में मिलकर काम कर सके। ट्राई की बात करें, एक ऑर्डिनेंस के जरिए इसमें संशोधन किया गया था, जो 24 जनवरी 2000 से लागू है। इस संशोधन में क्या किया गया था, एक ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। वो ट्रिब्यूनल की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि जो ट्राई के जो कार्य हैं, उनसे जो विवाद उत्पन्न होते हैं, यानी ट्राई के जो फंक्शंस के जरिए अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसके खिलाफ इस ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। उस ट्रिब्यूनल का नाम क्या है, टीडी सेट। टीडी सेट यानी टेलीकम्युनिकेशंस डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये 24 जनवरी 2000 से लागू हुआ था, जिस ऑर्डिनेंस के जरिए इसमें संशोधन करके इस टीडी सेट की स्थापना की गई थी। तो वो 24 जनवरी 2000 से लागू है। तो ये थे कुछ समाधान जिनके जरिए जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उनको दूर किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।